इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। राजस्थान सरकार के जल संसाधन विभाग मंत्री सुरेश रावत सोमवार को उदयपुर दौरे पर पहुंचे। यहां वे जल संसाधन विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक लेंगे। बैठक से पहले मंत्री रावत ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विभागीय योजनाओं की प्रगति, उदयपुर की महत्वाकांक्षी देवास परियोजना तथा प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों पर अपनी बात रखी। मंत्री सुरेश रावत ने उदयपुर की बहुप्रतीक्षित और महत्वाकांक्षी देवास परियोजना को लेकर कहा कि इस योजना पर लगातार कार्य प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से परियोजना को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि यदि कार्य इसी गति से चलता रहा तो वर्ष 2027 तक देवास परियोजना का काम पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना उदयपुर संभाग के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसके पूर्ण होने के बाद क्षेत्र में जल उपलब्धता को लेकर बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और दीर्घकालिक जल योजनाओं को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रही है। उदयपुर सहित दक्षिणी राजस्थान के कई क्षेत्रों में जल संकट की स्थिति को देखते हुए सरकार गंभीरता से काम कर रही है और विभागीय अधिकारी भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं राजनीतिक सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री सुरेश रावत ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयानों पर पलटवार करते हुए मंत्री ने कहा कि डोटासरा झूठ का ढोल है। वह दिन भर हर विषय पर कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। उन्हें भ्रम फैलाने की राजनीति नहीं करनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि जनता अब ऐसी राजनीति को समझ चुकी है और तथ्यहीन बयानबाजी से कोई लाभ नहीं होने वाला। इसके साथ ही मंत्री रावत ने बंगाल चुनाव परिणामों को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने चुनाव नतीजों को ऐतिहासिक बताते हुए देशवासियों को बधाई दी। मंत्री ने कहा कि यह परिणाम लोकतंत्र की जीत है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के जंगल राज का अंत हुआ है और जनता ने बदलाव के पक्ष में अपना स्पष्ट जनादेश दिया है। जाखम से जयसमंद और जयसमंद से बड़गांव और बड़गांव से मातृकुंडिया और मातृकुंडिया से मेजा भीलवाड़ा तक, ये एक बहुत बड़ी परियोजना है। इसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में अनाउंस किया था। उसकी डीपीआर के लिए लगभग 12.5 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार ने स्वीकृत किए। वो डीपीआर लगभग कंप्लीट है हमारी तरफ से। अब वो केंद्रीय जल आयोग के अंदर हम उसको सबमिट करने जा रहे हैं। उसके बाद वहाँ के अप्रूवल मिलने के बाद इस पे हम काम चालू करेंगे। और इसकी जो लागत है लगभग इस परियोजना की लमसम 10,000 करोड़ रुपए की इसकी बहुत बड़ी लागत आई है। और इसके अंदर हम सिंचाई का भी बड़ा तंत्र विकसित करेंगे। पीने का जो पानी है उसकी जो समस्या है उसका भी समाधान होगा। इसके अलावा जो उदयपुर जोन है उसके अंदर 2 सालों में 678 करोड़ रुपए सिंचाई विभाग के माध्यम से कामों की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। और इस वर्ष की 2026-27 की बात करें तो 275 करोड़ रुपए, ऐतिहासिक इतनी बड़ी राशि दी है। अगर 2.5 सालों का अगर हम हमारे जो मोटा मोटी 3 बजट है उनका आकलन करें तो लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे सिंचाई विभाग के हमारे बड़े बहुत काम चल रहे हैं। इसके अलावा भी जो हमारी बड़ी परियोजना है देवास 3rd और देवास 4th, उस पर भी हमारा काम चालू है। फॉरेस्ट की कुछ एनओसी वगैरह आनी है, वो बाकी है। बाकी मौके पे जहाँ फॉरेस्ट का हैंडल नहीं है वहाँ पे हमने काम चालू किया है। टनल का काम हमने स्टार्ट कर दिया है। और जहाँ डैम बनना है वहाँ भी कॉन्ट्रैक्टर ने अपना इंफ्रा डेवलप कर लिया है। उसका भी फॉरेस्ट की जैसे ही हमें क्लीनेस पूरी मिलेगी उस पर हम तेजी से काम चालू करेंगे। इसके अलावा भी हमारा जो बागोलिया फीडर है, बागोलिया फीडर उसकी लागत भी लगभग 200 करोड़ रुपए के लगभग उसकी लागत है। उससे भी 180 एमसीएफ पानी मिलेगा। लगभग 3,700 जो हेक्टर भूमि है वो संचित होगी। हमने वर्क ऑर्डर भी दे दिया, मौके पे उसका काम चालू है। कुछ लैंड एक्विजिशन का काम कुछ अभी प्रोसीजर में है। इसके अलावा खारी फीडर जो राजसमंद का है वो भी वर्षों पुरानी मांग थी, उसमें भी लगभग 121 करोड़ रुपए का काम है। मौके पे काम प्रगतिरत है। जो हमारा तय समय था उससे भी ज्यादा प्रगति उस काम की हमारी चल रही है। वो भी एक राजसमंद जिले के लिए बहुत बड़ी सौगात है। इस तरह से हमारी जो 4 बड़े प्रोजेक्ट इस उदयपुर जोन के अंदर है उसका मैंने आपको विस्तृत अध्ययन करके आपको उसके सामने पूरी रिपोर्ट मैंने रखी है। अभी इसका जो प्रेस नोट है हम आपको प्रॉपर बना के आप लोग पीआरओ के माध्यम से आपके पास आ जाएगा। और आज हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी और देश के लिए बड़ी खुशखबरी है कि बंगाल जैसे तो महत्वपूर्ण राज्य है हमारे भारतवर्ष के लिए, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। असम के अंदर हम रिपीट कर रहे हैं, तो इसकी भी मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। और अभी हमारे उदयपुर जो संभाग है वह हमारे इंजीनियर्स की हमारी मीटिंग है। सभी एक्शन लेवल के अधिकारियों को, इंजीनियर्स को मैंने बुलाया है
और हमारा जो विभाग है, मेरा स्पष्ट डायरेक्शन है कि काम गुणवत्ता से हो, काम जो हमारे टाइम लिमिट है तय समय के अंदर हो, और हमारे जो सिंचाई विभाग के जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, वो टाइम लिमिट के अंदर हम करें। ऐसा मैंने अधिकारियों को डायरेक्शन पहले दिए हैं। आज नियमित समीक्षा के तहत आज उदयपुर संभाग की हमने जोन की मीटिंग रखी है, ताकि हम हमारे जो बड़े प्रोजेक्ट है उसकी हम समीक्षा कर सकें। उदयपुर जिले के लिए सबसे जरूरी है देवास प्रोजेक्ट, उसकी प्रगति के विषय में बताएं, क्योंकि पहले से काफी डिले है। बहुत सालों पहले जो चीज हो जानी चाहिए थी अभी तक भी वो निश्चित रूप से बड़ी परियोजना है। बड़ी परियोजना के अंदर जब बड़ा काम होता है तो समय भी थोड़ा उसके अंदर लगता है। पिछली बार मैं दौरे पे आया था तो मैं खुद मौके पे जाके उसका निरीक्षण किया, जहाँ ये काम होना है, टनल को जाके मैंने देखा, जहाँ डैम बनना है डैम लाइन को मैंने देखा, और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को मैंने उसी समय डायरेक्शन दिए थे कि आप फटाफट इसका काम चालू करो। तो टनल का काम जहाँ तक फॉरेस्ट है वहां तक हमारा काम, उसमें हम काम चल रहा है, वहां तक हम पहुंच जाएंगे। जब तक हमें फॉरेस्ट की एनओसी क्लियरेंस जो मिलनी है कई स्तरों पे वो मिल जाएगी। और डैम लाइन है, वहां पे कॉन्ट्रैक्टर ने अपना इंफ्रा डेवलप कर लिया है अब, और वहां पे गिट्टी वगैरह काफी इकट्ठी कर रहे हैं। जैसे ही एनओसी आएगी तुरंत वो काम चालू करके जो हमारा तय समय पे हम काम करेंगे 2027 तक। मैंने अधिकारियों को डायरेक्शन दिए स्पष्ट कि 2027 दिसंबर तक हर हाल के अंदर देवास 3rd और 4th मुझे कंप्लीट चाहिए, हम कर देंगे। सर के अंदर ये जो शहरों में छोटे तालाब आते हैं वो भी आते हैं, उनकी कई जगह पेरीफेरी डिसाइड नहीं हो रही है। कलेक्टर लिख लिख कर थक गए हैं। गजपाल जी जा रहे थे, उनके पड़ोस वाला रूप सागर, देखिए पेरीफेरी डिसाइड नहीं होने से वो अब गटर बन चुका है। गटर बनने की वजह से वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके जो भूजल की हालत है वो बहुत खराब हो। देखिए ऐसा है कि हाँ हाँ आप प्लीज टेल मी। है ना, तो जितने तालाब हैं सब सर रहते हैं, उनका तालाब की भी हालत खराब। विधायक साहब खुद रहते हैं, वहाँ भी कब्जे होते जा रहे हैं और उनकी पेरीफेरियां डिसाइड नहीं हो रही, वो हालत में बुरे खराब हालत में हो रहे हैं। तो पानी का ग्राउंड वाटर बहुत खराब है। नंबर 2 सर, जो लुधियाना से जो पानी आ रहा है इधर आपका फिरोजपुर होकर जैसलमेर होकर, वो पानी में कल एक रिपोर्ट में देख रहा था कि वो सारा जो ये है। पहला प्रश्न तो आपका ये है कि उदयपुर शहर के अंदर या जो भी शहरी निकाय है उसके अंदर जो छोटे तालाब या बांध है वो इरिगेशन के पास नहीं है। वो वहाँ की जो स्थानीय निकाय है, सरकार के ऑर्डर से उनको वो ट्रांसफर हो चुके हैं। स्थानीय निकाय के जितने भी हमारी शहरी बॉडीज है, चाहे नगर परिषद हो, नगर पालिका हो, नगर निगम, उसकी जो सीमा क्षेत्र है उसके अंदर जितने भी तालाब और बांध है वो हमने उनको हैंड ओवर कर दिए हैं। गांवों के अंदर भी पंचायती राज को हमने हैंड ओवर किए थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने वापस पंचायती राज के जो तालाब थे एक निश्चित उसकी कैपेसिटी के वो सारे हमने ले लिए। लगभग 4000 के लगभग उसकी काउंटिंग है। उसका हम जीर्णोद्धार करने का 300 करोड़ रुपए का बजट अनाउंस हुआ है, उसमें हम करेंगे चरणबद्ध तरीके से। जहां तक शहरी क्षेत्र की बात है तो स्थानीय बॉडी है वो उसका काम करती है। अगर ऐसा कोई आपने मुझे बताया तो एक बार कलेक्टर से संबंधित बॉडी से मैं बात करके मैं उसका समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। दूसरा, अगर उनसे नहीं होता तो वो हमें बताए, एनओसी दे दे, हम करा देंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है, विजन है और उनकी सोच है कि जब तक हमारे तालाब, कुएं, बावड़िया, हमारी नाले, ये जब तक उनकी साफ सफाई नहीं होगी, देख रेख नहीं होगी, तो हमारा जो पीने का सिंचाई तंत्र हो, चाहे पीने का पानी हो, तंत्र वो विकसित नहीं होगा। ये हमारे लिए जरूरी है। इसलिए उन्होंने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, एक महाअभियान चला रखा है उन्होंने। हर साल उसके अंदर हम उस अभियान के तहत जितने भी हमारे बावड़िया हैं, कुएं, बांध है, तालाब है, नदी नाले अतिक्रमण हटाना, एक महाअभियान चलता है। तो मैं आप लोगों से भी यही अपील करता हूँ कि अगर आपके भी ऐसा ध्यान में हो तो आप संबंधित हमारे जनप्रतिनिधियों को बताएं, मुझे भी बता सकते हैं। आपका दूसरा प्रश्न था कि जो पंजाब से जो पानी आता है राजस्थान के अंदर, राजस्थान फीडर से, निश्चित रूप से ये सही बात है कि पंजाब के अंदर, लुधियाना और उस साइड के अंदर जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप हुआ है, वहाँ का जो केमिकल युक्त पानी है उसके अंदर आता है। इसमें कोई स्वीकार करने में कोई मुझे हर्ज नहीं है, क्योंकि सांच को आंच नहीं, जो सत्य है जो सत्य है। अब उसके समाधान के लिए, क्योंकि वो इंटर स्टेट इश्यू है, पंजाब से आता है पानी भी हमें वहीं से मिलता है, तो कई बार तो वो पानी किसान 2 फसल ले लेता है, तो एक संरक्षण करने का ये तरीका है। तो निश्चित रूप से, पर ये कोई भी, चाहे सरकार कितना भी व्यापक अभियान चला ले, उसकी पूर्णता जब तक नहीं है जब तक आम लोग ना जुड़े। तो मेरे आप लोगों से के माध्यम से, आम लोग से, सभी लोगों से मेरी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा पानी बचाए, एक अभियान चलना चाहिए निश्चित रूप से। और जब चाहे हम
स्नान करते हैं तो व्यर्थ के अंदर पानी बहाते हैं, कपड़े धोते हैं तो जितनी आवश्यकता उससे अधिक पानी को हम व्यर्थ करते हैं। तो हम छोटी छोटी ये चीज़ें हमें ध्यान रखने की है, जितना पानी उपयोग में हो हमें उतना ही लेना चाहिए, बूंद बूंद हमको बचाना चाहिए। और किसानों से भी मेरा आग्रह है कि आप सब लोग भी पॉन्ड के माध्यम से, आज सरकार की फार्म पॉन्ड के अंदर भी सब्सिडी है, आज फुहारा पद्धति है, आज ड्रिप के माध्यम से, आज इजराइल के अंदर पानी की बहुत शॉर्टेज है, लेकिन इरिगेशन के अंदर आज वो दुनिया के अंदर नंबर 1 कंट्री है, सिर्फ और सिर्फ ड्रिप इरिगेशन की वजह से। बूंद बूंद सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई से जितना पानी की आवश्यकता होती है मतलब उसको फसल को चाहे पेड़ों को, उतना ही पानी मिलता है, उतना ही पानी की आवश्यकता होती है, वो उस ड्रिप सेट हो जाती है, तो पानी व्यर्थ के अंदर भी नहीं जाता और पानी का अधिकतम उपयोग भी होता है। तो सरकार जन जागृति का काम चल रही है और इसके अंदर चाहे ड्रिप के अंदर हो, चाहे फुहारा के अंदर हो, चाहे फार्म पॉन्ड के अंदर हो, सरकार सबके अंदर सब्सिडी दे रही है। सर हथनीकुंड और जुगला जल समझौता जो हुआ था उसकी क्या प्रोग्रेस है? देखिए ऐसा है कि मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी का मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि क्योंकि मैं खुद इरिगेशन मिनिस्टर हूं और खुद मैंने 2.5 साल हो गए मुझे मंत्री रहते हुए, मैंने बारीकी से इस विभाग का अध्ययन किया है, डे टू डे रोज हमारा यही काम है। ऐतिहासिक काम इस सेक्टर के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, चाहे ARCP की हमारी बड़ी परियोजना है जिसके अंदर काली सिंध, चंबल और पार्वती तीनों नदियों का पानी हम लिंक करके, और राजस्थान के 17 जिले हैं उसके अंदर हम पानी देने का काम करेंगे। सिंचाई का पानी भी मिलेगा, पीने का पानी भी मिलेगा और इंडस्ट्रियल विकास के लिए औद्योगिक पानी का भी हमने उसमें प्रावधान किया है और इस परियोजना का काम हमारा धरातल पे चालू हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी मौके पे गए थे, मैं भी गया था, बड़ा वर्थ लेवल पे कोडक का काम चल रहा है। इसके अलावा भी 3 जो हमारे पैकेज थे उसका भी काम चल रहा है। और जहाँ पानी स्टोरेज के डैम नहीं थे, जैसे अजमेर के अंदर नहीं था तो हम वहाँ करसिम रिजर्वायर बना रहे हैं, अलवर में नहीं था तो हम वहाँ करसिम रिजर्वायर बना रहे हैं। इस तरह से जहाँ पानी का स्टोरेज नहीं था हम स्टोरेज भी बना रहे हैं। इसके अलावा 158 डैम 17 जिलों के इस ARCP की योजना से जोड़ेंगे हम। दूसरा, जब हथनीकुंड अंदर विपक्ष की लोग इस बात का क्रेडिट लेने की कोशिश करी तो हमने कहा भाई क्रेडिट ले लीजिए, लेकिन ऐसा कोई पत्र तो बता दो जो आपने कभी इसको लेकर पत्राचार किया हो, कभी हरियाणा सरकार से वार्ता की हो, कभी पत्र लिखा हो। मैंने भी मेरे विभाग के लोगों से दिखवाया, मैंने कहा कोई पुराना पत्र पड़ा हो तो बताइए ताकि काम में आएगा। भाई हम पहले भी मांग की है लेकिन मैं तो कोई जवाब था। तो कहने का अर्थ ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे ARCP की योजना हो, चाहे हमारी यमुना वाली हो, चाहे अपना जो अभी मातरकुंडिया वाली और अपना मेजा वाली चल रही है ये वाली हो, पूरे राजस्थान के अंदर चारों तरफ से कैसे पानी मिले, इसके लिए उन्होंने एक राजस्थान वाटर ग्रिड कॉर्पोरेशन की बजट में घोषणा की थी, अब वो मूर्त रूप ले चुका है। राजस्थान वाटर ग्रिड कॉर्पोरेशन के माध्यम से ही सारे काम ये हम करने जा रहे हैं, पूरे राजस्थान की समग्र कल्पना करते हुए, पूरे राजस्थान की, ऐसा नहीं कि एक जगह के लिए, पूरे राजस्थान में चारों तरफ से जहां से पानी मिल सकता है वहां से पानी अधिकतम किसानों को मिले, पीने का पानी हमारे आम लोगों को मिले, औद्योगिक विकास के लिए इंडस्ट्री का पानी मिले, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा फोकस है और इसी पे हम पूरा काम कर रहे हैं। एक पॉलिटिकल सवाल ये कि डोटासरा जी और जूली जी अभी बहुत ज्यादा एक्टिव है और शायद चुनाव आने वाले हो, ये कंडीशन देख के कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है और कि भजनलाल सरकार बहुत दबाव में है, क्या कहेंगे कि आप वाकई दबाव में हैं? देखिए ऐसा है, भजनलाल जी की सरकार है, किसानों की, आम आदमी और हमारे जो प्रदेश है उनकी भावना के अनुरूप काम करने वाली की सरकार है। नहीं तो हम किसी के दबाव में आते हैं और नहीं हम किसी से डरते हैं, अच्छा काम करते हैं, जनता के हित का काम करते हैं। जहाँ तक आप विपक्ष के लोगों की बात कर रहे हो, जोली जी की, डोटासरा जी, निश्चित रूप से वो विपक्ष में है, वो अपना काम कर रहे हैं, काम करना भी चाहिए विपक्ष के लोगों को, लेकिन वो जिस तरह से एक झूठा माहौल बना रहे हैं कि लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, विपक्ष की भूमिका के नाते हम भी विपक्ष में रहे, देश के अंदर सर्वाधिक अगर किसी ने सरकारें चलाई है तो कांग्रेस नहीं चलाई है, हम तो सरकार में अब आए, तो उनको भी सोचना चाहिए, विपक्षी भूमिका अच्छी तरह निभानी चाहिए। अगर कोई कमी खामी लगे तो निश्चित रूप से सुझाव देना चाहिए, क्योंकि आखिर हम सबका जो उद्देश्य यही है कि प्रदेश की जनता का ज्यादा से ज्यादा कैसे भला हो, कैसे गुड गवर्नेंस चले। तो विपक्ष की भूमिका निभाए, लेकिन विपक्ष की भूमिका वो कम निभा रहे हैं और भ्रम फैलाने की भूमिका वो ज्यादा निभा रहे हैं। और जहां तक डोटासरा जी है तो वो तो झूठ का ढोल है, उसको कोई भी सुबह कुछ कहते जाते हैं और दिन सुबह से बोलना चालू होंगे, शाम तक बोलते रहेंगे। ये नहीं सोचते कि इसमें सत्य क्या है, असत्य क्या है, उस बात का आकलन भी उनको निश्चित रूप से करना चाहिए, वो जिम्मेवार पोस्ट पे है, तो उनको ऐसे भ्रम की राजनीति नहीं करनी चाहिए। ग्रामीण इलाके जहाँ पे आप सिंचाई की बातें कर रहे हैं, क्या कह रहे हो? कई इलाके हैं जहाँ पे हम सिंचाई की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, प्रॉपर सिंचाई हो रही है, मगर आप में और बिजली विभाग में समन्वय ही नहीं है।
12 घंटे कटौती हो रही है। देखिए ऐसा है कि निश्चित रूप से हमारा जो बिजली की तंत्र है उसकी व्यवस्था है वो पहले से कहीं बेटर हुई है। पहले हमारा जो सरकार का सर्वाधिक बजट है सिर्फ बिजली खरीदने में ही खत्म होता था, लेकिन आज हमारा स्टेट आत्मनिर्भर बनने जा रहा है बिजली के अंदर। आज हम बाहर से बिजली खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारे इतने सोलर प्लांट लग चुके हैं, इतने ग्रिड लग चुके हैं कि हम आत्मनिर्भर, उल्टा आने वाले समय के अंदर हम बिजली बेच के दूसरे स्टेट को और हमारे स्टेट में अर्निंग होगी। और बिजली के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया। हमारा चाहे कृषि विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे ऊर्जा विभाग हो, हमारा चाहे सहकार विभाग हो, हमारा आपस में समन्वय रहता है। निश्चित रूप से कोई ऐसी बात आती है तो हम संबंधित विभाग से बात भी करते हैं। पंजाब और राजस्थान में पानी को लेकर जो विवाद चल रहा है, दिल्ली से भी राय मांगी गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो पानी के जो पैसे हैं मुफ्त में पानी राजस्थान ले रहा है। देखिए ऐसा नहीं है। जो पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी जिस समझौते की बात कर रहे हैं वो समझौता ब्रिटिश काल के अंदर हुआ था और बाबूपुर जो वहाँ की रियासत थी, अब वो रियासत अस्तित्व में नहीं है। वो जो समझौते की जिसकी बात कर रहे हैं वो बीकानेर रियासत और बाबूपुर रियासत के बीच में हुआ था। आज बाबूपुर रियासत पाकिस्तान में चली गई है, बीकानेर रियासत स्वतंत्र होकर आज राजस्थान के अंदर विलीन है। और जिस हुकूमत के समय ये समझौता हुआ था वो ब्रिटिश हुकूमत थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ एक व्यापार करने हिंदुस्तान के अंदर आई थी, एक कंपनी थी। उसका उद्देश्य मात्र सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को लूटना और शोषण करना और पैसा कमा के ब्रिटेन ले जाना था। उनका उद्देश्य लोकहित का नहीं था। तो निश्चित रूप से जिस सरकार का उद्देश्य ये, उस सरकार के अंदर जो फैसले हुए वो न तो कोई वर्तमान में मान्य है न उसका कोई औचित्य है। दिल्ली से भी राय मांगी है सर, विधिक राय, तो क्या है? देखिए निश्चित रूप से अगर ऐसा कोई मामला आता है तो विधिक राय मांगनी भी चाहिए, हमने भी मांगी। तो इसमें पर वर्तमान में ऐसा कोई विषय हमारे स्तर पे पेंडिंग नहीं है। Welcome to Adinath Senior Secondary School, a trusted name in quality education since the 1980s, providing excellent education at affordable fees. Experienced and dedicated teachers, smart classrooms with interactive panel in classroom, modern computer lab, well-stocked library, seminar hall for activities and events, personality development programs, sports and physical training, art and cultural activities, Ram Stuti and moral value activities, CCTV surveillance for safety and discipline, safe and convenient bus facility at Adinath Senior Secondary School. We focus on academics, technology, sanskar, overall development, preparing students for success in every field. Limited seats, admission open now. Contact 9412583834. Enroll today and give your child the advantage of modern learning with strong values.